हेलो फ्रेंड्स। हरियाणा जीके की सीरीज में मैं लोकेश डाका आपका O2IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आपने जितने भी लेक्चर हमने अब तक बनाए हैं उनको देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उन लेक्चर्स को देखिए ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ और हरियाणा के इतिहास की इस कहानी को आज आगे बढ़ाएंगे। अगर आप इस लेक्चर से जुड़ी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारी अब तक O2IAS एकेडमी की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो इसे आपको डाउनलोड करें। इसके लिए आपको बहुत सारे इसके अंदर आपको फ्री कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ ही आप कुछ कोर्सेज को अपनी सुविधा के अनुसार परचेज भी कर सकते हैं और ये ऐप आपको iOS और प्ले स्टोर दोनों पर ही मिल जाती है। हरियाणा में मुगल साम्राज्य, आज हम इस सेशन में बात करेंगे हरियाणा में मुगल साम्राज्य का बेसिक सा क्या सिचुएशन थी, कैसे कैसे हरियाणा में मुगल साम्राज्य चला और हरियाणा के ऊपर उसका क्या प्रभाव था। अगर आपने हरियाणा के अलावा भारत के इतिहास नहीं पढ़ा है तो उसे पहले पढ़िए ताकि उस चीज को आपको कनेक्ट करने में आसानी रहे। उससे आपको बहुत सारी दिक्कतें कम आएंगी। देखो, हरियाणा में मुगल बादशाह जो बाबर थे, ये है बाबर। तो मुगल बादशाह बाबर जो थे 1526 से 1530 ईस्वी तक इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना भी की थी और उन्होंने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। तो पानीपत के पहले युद्ध के साथ ही इन्होंने भारत में, क्योंकि हरियाणा में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की डेथ हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। फिर इसने बाद पानीपत के बाद खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का कई लड़ाइयाँ लड़ी और पूरा मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बड़ा बनाया। पानीपत में जब इसने पहला युद्ध लड़ा था उसकी याद में, अपनी पत्नी की याद में, इसने एक काबुली बाग मस्जिद का एक निर्माण करवाया था। तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है, ये भी कोई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो बाबर के बारे में ये बात हमें पता चल गई कि इसने अपनी पत्नी के लिए काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। जब इसका सत्ता यहाँ पे स्थापित हुई तो पहले इसको केवल इब्राहिम लोदी की सत्ता को खत्म करने के लिए बुलाया गया था। तो उस सत्ता को खत्म करने के बाद ये यहीं पे रह गया। कहा यह गया था कि पहले मैं सत्ता खत्म करके वापस चला जाऊंगा। तो इसके विरोध में बहुत सारे आदमी खड़े हुए, जैसे खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये तो बड़ी लड़ाइयाँ थी। हरियाणा में भी कई जगह पर इसके सामने विरोध हुआ। जैसे हमीद खान नाम का एक आदमी था, उसने विरोध किया 1526 ईस्वी में और बाबर ने उसे मार दिया था। बाद में मेवात में हसन खान ने 1527 ईस्वी में बाबर के खिलाफ विरोध किया, उसको भी युद्ध में मार दिया था। बाबर के विरोध में कैथल के रियासत के मोहन सिंह मंडार ने भी 1530 में विद्रोह किया, लेकिन उसकी भी हार हुई थी। हुमायूं के बाद, जो हुमायूं था बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का राजा बना था। तो हुमायूं जब राजा बना तो शेरशाह सूरी नाम का एक आदमी होता था, उसने कुछ दिन इसने राज किया। उसके बाद शेरशाह सूरी ने इसको बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता था 1540 में हुआ था, उसमें हरा के इसको भारत से बाहर भेज दिया था। तो ये थे हुमायूं। ये 7 रंग के कपड़े पहनते थे और मतलब 2 लड़ाइयां इन्होंने मेन लड़ी थी। एक चौसा का युद्ध था 1539 में और एक 1540 का था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो इस युद्ध में हुमायूं अंतिम तौर पे हार के कुछ टाइम तक यहाँ पे ही इधर उधर किसी किसी राजा से शरण ली। उसके बाद ये इसने कोहिनूर हीरे के बदले में मदद ली थी और बाद में 1555 ईस्वी में दोबारा से आकर यहाँ पर उन्होंने सूरवंश का जो राजा था, सूरवंश के राजा सिकंदर सूर को हरा के दोबारा से सर हिंद के युद्ध में दोबारा से अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में, फिर बिलग्राम के युद्ध में इनको हराया और उसके बाद ये यहाँ से कहीं राजस्थान वीरसाल के महल में रहे जहां पर अकबर का जन्म हुआ था। और इसके बाद हमीदा बानो बेगम के साथ ईरान गए, वहां पर उन्होंने कोहिनूर हीरे के बदले मदद मांगी थी और सिकंदर सूर जो उस समय पर सूरवंश का राजा था उसके साथ युद्ध लड़ा था, सर हिंद का युद्ध, और अपने साम्राज्य को दोबारा प्राप्त कर लिया था। ये ज्योतिष में बहुत विश्वास रखते थे। एक दिन ऐसे ही रात को बैठे बैठे तारे देख रहे थे, तो मतलब जैसे भाई नमाज का समय हुआ तो एकदम से जल्दबाजी में भाग लिए, तो सीढ़ियों में मतलब पैर फिसल के सिर में चोट लगने की वजह से पहले कोमा में चले गए थे, बाद में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो शेरमंडल के पुस्तकालय, दीनपना नाम का एक नगर था, वहां पर शेरमंडल के पुस्तकालय से गिर के इनकी डेथ हो गई थी उनकी सीढ़ियों से। तो इस टाइप की चीजें भी कई बार आ जाती है, हालांकि ये इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा पूछा जाता है। तो हरियाणा के मामले में यहाँ पे ज्यादातर कुछ देखने को हमें नहीं मिलता हुमायूं के टाइम पे। इसके बाद हुमायूं के बाद अगला जो राजा था वो था शेरशाह सूरी, और यह है सासाराम बिहार में एक मकबरा है, शेरशाह सूरी का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा बनवाया था। जैसे भाई कई जगह अलग अलग आदमी मानते हैं इसको कि
जैसे कई मानते हैं कि अकबर ने बनवाया था, कई और महिलाओं वगैरह के नाम भी, हाजी बेगम नाम की महिला का नाम चलता है कि उसने बनवाया था, तो कई इस मामले में थोड़े मतभेद हैं। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो ताजमहल का पूर्व रूप माना जाता है। हरियाणा में शेख चिल्ली का मकबरा है, जिसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो इस टाइप की चीजें भी आपको पढ़ने में या सुनने में मिल जाएंगी। तो शेरशाह सूरी जो था, इसका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था, और इन्होंने अपना ज्यादातर जीवन जो था वो नारनौल में बिताया था। ये इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का नाम फरीद खां था, और बाद में इन्होंने बचपन में तलवार से एक शेर मार दिया था, जिसकी वजह से एक आदमी था बहार खां लोहानी, जिसने इसको शेर खान की उपाधि दी थी। 1540 से 45 तक इन्होंने भारत पे शासन किया था, और इसके दौरान उन्होंने ग्रांड ट्रंक जो रोड था वो बनवाया था। 88 कोस मीनार, एक कोस होता है लगभग 3.2 किलोमीटर का एक कोस होता है। ठीक है, पहले जमीन कोस में मापी जाती थी भाई, 100 कोस मतलब लगभग 320 किलोमीटर के आसपास। तो इस टाइप की चीजें हैं। तो इसने 88 हर मीनार, हर कोस पर एक मीनार खड़ी करवाई थी। अभी भी यहाँ से आप चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी, बहुत सारी कोस मीनारें रास्ते में खड़ी हुई हैं। ठीक है, इन्होंने अपने दादा इब्राहिम सूरी के मकबरा बनवाया था नारनौल महेंद्रगढ़ में, और एक शेख अहमद नियाजी था जो इनका एक आर्किटेक्चर था, उसके द्वारा बनवाया था। तो शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चला था, तो रुपया नाम का सिक्का इसने चला था, तांबे का दाम चलाया था। और शेरशाह सूरी के दरबार में टोडरमल जो था वो पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था, बाद में अकबर के नवरत्नों में भी इसका नाम माना जाता है। तो कालिंजर का एक किला है, उस किले के अभियान में चंदेल शासकों के विरोध में 1545 ईस्वी में उक्का नाम का, कई कहते हैं कि तोप का गोला फट गया था, कई कहते हैं उक्का नाम का एक नया यंत्र था, उसको चला रहा था, जो अग्नि अस्त्र था उसके फटने से उसकी मौत हो गई थी। तो ये शेरशाह सूरी बहुत ताकतवर राजा माना जाता है, और काफी जबरदस्त राजा रहा था इस मामले में। इसके बाद ये थे हेमचंद्र या हेमू नाम का एक राजा था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। 14 विक्रमादित्य हुए हैं, उनमें 14वें विक्रमादित्य थे हेमू। रेवाड़ी का एक राजा होता था हेमू। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये मान लो कि भाई इसने, जब हुमायूं की डेथ हुई तो इसको ये लगा कि कहीं ना कहीं अब मौका है, तो इसने दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। तो दिल्ली की राजगद्दी बैठने वाला ये अंतिम हिंदू शासक था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, उस युद्ध में हेमू जो हेमचंद्र था और अकबर था, अकबर की जगह पर बैरम खां लड़ा था, और यहाँ पर इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हेमू ने 22 युद्ध लड़े थे, उनमें से एक भी नहीं आ रहा था। ये लास्ट युद्ध था जिसमें वे हार गया था, और आंख में तीर लगने की वजह से कहते हैं हेमू की मौत हो गई थी। हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये बात हमने समझ ली है। तो ये अंतिम 14वां अंतिम विक्रमादित्य था, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक राजा था, राजा का नाम था अकबर। अकबर ने भी मतलब भाई काफी अच्छा काम किया। तो अकबर एक बहुत महान सम्राटों में से माना जाता है। अनपढ़ होने के बावजूद साहित्य का सबसे ज्यादा विकास अकबर के टाइम में देखे जाता है। तो अकबर जो था हुमायूं का लड़का था, 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और 15 वर्ष की उम्र में, लगभग 14-15 वर्ष की उम्र में 1556 में पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक करवाया गया था। इसके बाद अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहते थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध था बीरबल। अकबर बीरबल की जोड़ी बड़ी फेमस है, जो हरियाणा में यमुनानगर में बुढ़िया नाम की एक जगह है, वहां से था। जो एक हिंदू था, इसने एक धर्म भी चलाया था, दीन इलाही। उस धर्म में एक अकेला हिंदू था जिसने वो धर्म माना था, और इसका बचपन का नाम, मतलब इसका असली नाम था महेश दास। और इसने आईने दहशाला, जो टोडरमल था उसने आईने दहशाला नाम की एक पद्धति भी चलाई थी। टोडरमल राजस्थान का था। ठीक है, जो भूप्रबंधन की, मतलब लैंड मैनेजमेंट की एक बहुत जबरदस्त पद्धति थी। और इसमें क्या था, जैसे कई टाइप की धरतियां बांटी गई थी, तो उसमें से एक धरती थी जिसको कर मुक्त कर दिया गया था, जो किसानों के हित में माना गया था कि भाई ये कहीं ना कहीं राजा की एक अच्छी सोच है, जो उसको किसानों के हित में क्या कर रहा है, एक अच्छा डिसीजन ले रहा है। तो मुगल सम्राट अकबर के टाइम पे ये सब काम हुए थे। इसके बाद अकबर के समकालीन एक, मतलब संत होते थे, भक्ति आंदोलन के काफी अच्छे प्रणेता थे। भक्ति आंदोलन के दो मेन फेज थे, मतलब एक कहीं ना कहीं दो अलग अलग तरीके के गुरु होते थे। एक होते थे निर्गुण भक्ति करते थे, जो मतलब भगवान का आकार नहीं मानते थे, और कुछ ऐसे थे जो सगुण भक्ति करते थे। तो सूरदास जो थे वो फरीदाबाद के सीही नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था, और ये अकबर के टाइम पे कहीं ना कहीं, इसी टाइम पे अकबर भी राजा था और इसी टाइम पे सूरदास भी। तो काफी अच्छे मतलब गायक थे सूरदास, और भगवान श्री कृष्ण की ये पूजा करते थे, और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बचपन से ही अंधे थे, और इन्होंने सूर सागर, सूर सरावली जैसी रचनाएं भी की हैं। तो ये अपने आप में, इनको हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य में महास्तंभ माना जाता है, क्योंकि इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद जहांगीर शाहजहां राजा बने, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा काम यहाँ पे किया नहीं।
इसके बाद राजा बना था औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब एक काफी कट्टर मुस्लिम शासक था और उसकी जो धार्मिक नीतियां थी उसके कारण हरियाणा में कई विद्रोह हुए थे। दारा शिकोह उसका खुद का भाई था, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, इसने अपने पिता को 8 साल तक बंदी भी बना के रख लिया था और दारा शिकोह के उत्तराधिकार के युद्ध में मार दिया था। दारा शिकोह पलवल में रहता था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये हरियाणा में रहता था और इसके पास हिसार की फौजदारी भी थी। जब ये मतलब जब इसके पिता राजा थे तो हिसार की फौजदारी इनके पास थी। तो उत्तराधिकार के युद्ध में फिरोज खान मेवाती वह हरियाणा की जनता ने इसका साथ दिया था। भाई दारा शिकोह बहुत अच्छा आदमी माना जाता था। धर्मट की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी थी और जाटों का विद्रोह भी हुआ था बाद में। तिलपत नाम की एक जगह है, तिलप्रस्त फरीदाबाद में, 1669 ईस्वी में। यहाँ पर औरंगजेब और गोकुला जाट की मध्य लड़ाई हुई थी, जहाँ पे राजा राम उसके जो भतीजे थे चूड़ामन, ये दो जाट थे, इन्होंने क्या किया था, एक साम्राज्य स्थापित किया था, जाट साम्राज्य। इन दोनों ने औरंगजेब के शासन काल में एक विद्रोह कर दिया था जिसके नेतृत्व में पलवल, मेवात और होडल आदि पर अधिकार कर लिया गया था। इसके बाद वीरबान ने 1543 ईस्वी में सतनामी पंथ की स्थापना की थी, जो नारनौल में की थी। और 1672 ईस्वी में इसी सतनामियों ने, देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले स्थापना होगी थी, बाद में इन्हीं सतनामियों ने भी औरंगजेब के फौजदार ताहिर खान और उसकी सेना को हरा दिया था और सतनामियों ने नारनौल के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया था। वह उस समय औरंगजेब ने सतनामी विरोध को दबाने के लिए अकबर और अहमद खान को भेजा था, जिसमें सतनामियों की हार हुई थी। अकबर राजा नहीं है, यहाँ पे कोई और अकबर था जो उसके दरबार में रहता था। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि औरंगजेब के टाइम पे कई सारे विद्रोह भी हुए हैं। सतनामियों का विद्रोह बड़ा फेमस है, नारनौल वगैरह का एरिया, साथ में तिलपत का युद्ध वगैरह। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि ये बताओ कि औरंगजेब के टाइम पे या किसके टाइम पे ये विद्रोह वगैरह हुए थे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त एक इंसान होता था, जैसे सिख धर्म के जो गुरु थे, उन गुरु के साथ रहता था बंदा बहादुर बैरागी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, पहले तो ये मतलब कहीं ना कहीं ये तो हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने सिख धर्म अपना लिया था। और इसके बाद हरियाणा सरकार ने 2018 में इनके लिए, यहाँ पे एक गांव है खरखोदा के पास, एक गांव है शहरी खांडा। ठीक है, उस गांव में इनका एक मुख्यालय होता था, मतलब मेन सेंटर पहले वही था। बाद में फिर उन्होंने यमुनानगर में लोहागढ़ नाम की जगह पे भी बना केंद्र बना लिया था। तो बंदा बहादुर बैरागी का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था कश्मीर में और इनके बचपन का नाम लक्ष्मण सिंह था। गुरु गोविंद सिंह ने 15 वर्ष की उम्र में इन्हें संन्यास दिलवाया था। पहले वे जाति से वैश्य थे, बाद में सिख धर्म धारण कर लिया था और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों की सैन्य गतिविधियों का नेतृत्व करते थे। उन्होंने सोनीपत में एक मतलब तहसील है खरखोदा, उसके पास एक गांव है शहरी खांडा, वहां पर अपना केंद्र बनाया था। और उन्होंने कैथल, सोनीपत, थानेसर, सरहिंद, शाहबाद, कुंजपुरा आदि को जीतकर अपने सिख साम्राज्य में स्थापित कर लिया था। बाद में उन्होंने लोहागढ़, यमुनानगर को भी अपनी राजधानी बनाया और 1709 ईस्वी में बहादुर शाह के साथ सोनीपत का एक युद्ध लड़ा था इन्होंने। फिर 1710 में तराइन में 3 बार संघर्ष हुआ था और जिसमें बंदा बहादुर की हार हुई। उनकी मृत्यु 1716 ईस्वी में फ्रुक्शियर नाम का राजा था, ऐसा कहते हैं, उन्होंने यातनाएं दे दे के 1716 में उनको मार दिया था। तो ये थे बंदा बहादुर बैरागी, जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जबरदस्त हीरो के रूप में इन्होंने कहीं ना कहीं सिख धर्म में भी और हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अपना नाम रोशन किया। तो बंदा बहादुर के नाम से बहुत सारी चीजें इस दुनिया में फेमस है। ऐसे ही हरियाणा सरकार ने भी शहरी खंडा में ये बंदा बहादुर की याद में ही बनवाया हुआ है। इनके नाम सभी लिखे हुए लक्ष्मण दास, माधव दास, वीर बंदा बैरागी, बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रसिद्ध धर्म योद्धा था। प्रथम सैनिक मुख्यालय इनका शेरी खंडा था, तो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। तो मनोहर लाल खट्टर ने 2018 में ये अनावरण किया। तो ये अपने आप में करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हरियाणा में जैसे मुगलों के साथ साथ हरियाणा में जैसे जो पैरेलल चीजें चल रही थी थोड़ी बहुत, वो भी समझ लेते हैं। तो हरियाणा में अहीर राज्य की स्थापना भी की गई थी। नंदराम नाम का एक अहीर होता था गढ़ बोलनी गांव रेवाड़ी में, वहां पर उन्होंने एक अहीर राज्य की स्थापना की और वीरता से प्रभावित होकर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उसे शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। उसके बाद बाल किशन नाम का आदमी शासक बना। जब नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में अटैक किया करनाल में, तो इसने उसकी मदद की थी 5000 सैनिकों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये नादिर शाह को रोकने में नाकामयाब रहा था। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट बनता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। इसके बाद ये हैं नादिर शाह। 1739 ईस्वी में इन्होंने हरियाणा मतलब कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य पर अटैक किया था। उस टाइम पे मुगल साम्राज्य ये ईरान का था, नादिर शाह, और इसने अटैक किया था 1739 ईस्वी में। करनाल में युद्ध हुआ था,
मोहम्मद शाह रंगीला और कहीं ना कहीं नादिर शाह का। तो इस युद्ध में हराने के बाद इसने शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्ते ताउस नाम का एक चीज था, ठीक है, वो और भाई कोई नूरीरा वगैरह ये सब भारत से लेके चला गया था। इसके बाद मुगल साम्राज्य काफी छिन्न भिन्न हो गया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला नाम के राजा को हरा के ये गया था। अब जब ये वापस गया तो इसने क्या किया, इसने दिल्ली व शेष हरियाणा पर रुहेला सरदार नजीबुद्दौला मतलब जो थे उन्होंने अधिकार कर लिया इसके जाने के बाद। और नजीबुद्दौला और जाट नेता जवाहर सिंह के बीच 1674 ईस्वी में एक तिलपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें जाट नेता जवाहर सिंह की जीत हुई थी। 1764 ईस्वी में सिखों ने ईरानी गवर्नर जोना खां को परास्त कर दिया और उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो इधर तो दिल्ली और हरियाणा के एरिया में तो लड़ाई चल रही थी नजीबुद्दौला और जाट नेता जवाहर सिंह के बीच, और कहीं ना कहीं उस तरफ सिखों की तरफ था जोना खां, उसको हरा के ये काम चल रहा था। तो साथ ही मेवात झज्जर व रोहतक के क्षेत्र के ऊपर जाट नेता सूरजमल ने नियंत्रण कर लिया था। इसी को लेकर नजीबुद्दौला व सूरजमल के मध्य भी संघर्ष हुआ, और जिसमें जाटों के प्लेटू सूरजमल की मौत हो गई थी। इस टाइप की चीजें भी हमें कहीं ना कहीं इतिहास में देखने को मिलती हैं। इसके बाद ये सूरजमल का फोटो है जो काफी इंपोर्टेंट, जाटों का प्लेटो कहते हैं सूरजमल, बहुत ही जबरदस्त राजा थे। पानीपत नाम की मूवी आई है, उसके ऊपर उसमें भी इसका थोड़ा बहुत रोल दिखाया गया है। हालांकि उसमें कई सारी मतलब बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं ये गलत है या कहीं ना कहीं इनका ऐसा रोल नहीं था। तो इस टाइप की चीजें भी देखने को मिलती है। जब भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था तो उसी टाइम पे मराठे भी भारत पे काफी बड़ा एरिया पे अधिकार किए हुए थे। ये दो टैक्स लेते थे, सरदेश मुख और चौथ। तो ये जो टैक्स लेते थे उसके माध्यम से किसी को सुरक्षा प्रदान करते थे। तो हरियाणा पर भी मराठों ने भी काफी प्रभुत्व रखा। तो मराठा शक्ति का जो उदय हुआ था वो 18वीं शताब्दी में हुआ। उन्होंने मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड से कुरुक्षेत्र प्राप्त किया था। फिर 1656-57 तक राजपूत व जाटों ने भी मराठों के अधीन था, क्योंकि हमने जो मैप देखा उसमें लगभग पूरा हरियाणा पंजाब तक का जो एरिया है वो इन्होंने कवर किया हुआ था। जब अहमद शाह अब्दाली 1761 ईस्वी में युद्ध हुआ था, अधिकार करने आया था, तो उसको रोकने के लिए सदाशिव राव व विश्वास राव ने मराठा सेना का नेतृत्व किया। इस लड़ाई को पानीपत के तीसरे युद्ध के रूप में जाना गया, जहां पर सदाशिव राव भाऊ उनकी डेथ हो गई थी। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। वापस जाते समय अहमद शाह अब्दाली हरियाणा के उत्तरी भाग को सरहिंद के गवर्नर जोना खां को सौंपकर चला गया था, जबकि शेष भाग मुगलों के अधीन रहा था। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद मराठों के बाद जैसे जब मराठा साम्राज्य चल रहा था तो 1770 में नजीबुद्दौला की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद हिसार में उसका पुत्र जाबित खां था। तो नजीबुद्दौला जिसके साथ लड़ाई हुई थी, तिलपत वगैरह के युद्ध हो रहे थे, वो जगह जो थी, तो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ, परंतु यह अयोग्य बने रहने के कारण वह अपनी सत्ता को संभालने में नाकामयाब रहा। नजीबुद्दौला की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की राजगद्दी हेतु सरदारों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसका फायदा उठाकर मराठों ने कहीं ना कहीं शाह आलम सेकंड को भाई मदद दी। और उस वहां पर जो इंपोर्टेंट आदमी था वो था महादजी सिंधिया। तो महादजी सिंधिया दिल्ली पहुंचा और उसने 1785 में शाह आलम सेकंड को अंग्रेजों की कैद से मुक्त कराकर उसे दोबारा दिल्ली का सिंहासन दिया। परंतु 1786 में रोहेला मुगल सरदारों व राजपूत सामंतों ने आपस में मिलकर महादजी सिंधिया को दिल्ली से बाहर कर दिया। फिर इसने दोबारा से फिर 1789 में सिंधिया ने दिल्ली पर आक्रमण कर शाह आलम सेकंड को राजगद्दी पर बैठाया, और शाह आलम सेकंड ने उसे दिल्ली का प्रशासन सौंप दिया और सेनापति नियुक्त कर दिया। इस प्रकार महादजी सिंधिया ने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। परंतु सिंधिया की मृत्यु के साथ ही एक बार फिर दोबारा से अराजकता आ गई, और इसका फायदा जैसे लॉर्ड वेल्लेस्ली ने एक सहायक संधि प्रणाली चलाई थी, जिसको कहते हैं मतलब सब्सिडरी अलायंस, जिसमें सेना को पालने वगैरह की बात होती थी। तो सब्सिडरी जो अलायंस थी, उस सब्सिडरी अलायंस में इन्होंने क्या किया था, इनको हरा के, और 1803 में दौलत राव सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि की थी, जिसमें हरियाणा अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। तो हरियाणा जो था वो अब अंग्रेजों को मिला था लास्ट में, कहीं ना कहीं महादजी सिंधिया, बाद में फिर दौलत राव सिंधिया, ये पूछा जा सकता है किसने इस पे साइन किए थे। तो इस टाइप की चीजें चल रही थी। इसके बाद आखिरी जो मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर सेकंड। और बहादुर शाह जफर जो सेकंड था वो कहीं ना कहीं जब अंग्रेजों ने हरियाणा पे शासन किया तो यहाँ की जो इनकी पॉलिसीज थी वो काफी खराब थी। इनको देखते हुए हरियाणा में कई सारे विद्रोह हुए, और इन विद्रोहों में से एक बड़ा जो विद्रोह जब पूरे भारत में हुआ 1857 की क्रांति, तो सबसे पहले ये हरियाणा के अंबाला से शुरू हुआ था, और बाद में फिर जैसे अलग अलग जगह ऐसे नेतृत्व करने वाले थे। लेकिन मुगल साम्राज्य का जो अंत हुआ था, सांपला रियासत का एक नवाब होता था इलाई बख्श, उसने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसकी वजह से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही
बाद में उनको बर्मा भेज दिया गया, इनके बच्चे को और इनके पोते गोली मार दी गई थी। तो मुगल साम्राज्य जो था वो 1862 में खत्म हो गया। इसका कहीं ना कहीं रिलेशन जो था, जहां पे हरियाणा से रिलेशन था, उनके बारे में हमने समझा है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। तो ये था इस वीडियो का होल एनालिसिस। तो मुगल साम्राज्य का हरियाणा में क्या इतिहास रहा, कैसे कैसे इफेक्ट देखने को मिला। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आई है। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी एचसीएस की प्रीलिम्स की तैयारी को काफी अच्छे से बेहतर करने के लिए सभी वीडियोस को अच्छे से देखें, ताकि आप उन चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएं और समझ पाएं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।